क्या बोला गया? ये कंपाउंड जो है इसको क्या बताया गया? ग्रीन। और दूसरा कंपाउंड क्या है? NiCN4 -2 नेगेटिव। इसको कैसा बताया गया? इसको कलरलेस बताया गया। ऐसा क्यों? एक कंपाउंड हरा है, दूसरा कंपाउंड कलरलेस है, और आपसे पूछा गया है कि ये कलरलेस क्यों है और वो ग्रीन क्यों है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। और ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको CFT यूज करनी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको यूज करनी है। तो कॉमन चीज देखो जरा दोनों में, अगर आप निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए कितना आएगा? निकल का X, व्हाट इज न्यूट्रल, 6 into 0 equal to +2। यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +2। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब जो निकल यहाँ पर है वो किस फॉर्म में है? Ni2+। निकल जो यहाँ पर है वो Ni2+ फॉर्म में। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 28। क्या कॉन्फ़िगरेशन है? आर्गन 18, 4s2 88, 18 to 28। ये है निकल का कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन हमें किसका चाहिए? Ni2+। दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? दो S से, वैलेंशियल। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल इन दिस कंपाउंड। इसके D में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स d ऑर्बिट, राइट? 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दो यार। 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट है? 2। कलर दिखाने के लिए, किसी भी कंपाउंड को कलर दिखाने के लिए इसके पास क्या जरूरी है? याद करो जोर से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2। ये कंपाउंड विजिबल लाइट का कौन सा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा? रेड। क्योंकि ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? रेड। चेक कर लो, अगर कोई कंपाउंड रेड कलर को, रेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो वो ग्रीन दिखाई देगा। तो वो जो रेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा वो क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास दो क्या है? तो वो इस रेड रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा बताओ? इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? एक्साइट करेगा। सिखाया था कलर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसी क्लास में कि नहीं सिखाया था? तो किसी भी कंपाउंड को कलरफुल होने के लिए उसके ऊपर आपको विजिबल लाइट डालनी होगी। विजिबल लाइट जो कि 7 रेडिएशन से बना हुआ है विबग्योर, और उन 7 रेडिएशंस में से कोई ना कोई रेडिएशन उस कंपाउंड को क्या करना होगा? एब्जॉर्ब करना होगा। जो रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करेगा उसका हमें क्या दिखाई देगा? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था? याद करेगा ट्रिक क्या सिखाया था कॉम्प्लीमेंट्री के लिए? विबग्योर को कैसे लिख दो? BiBGYOR। अगर कोई ग्रीन रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है कोई कंपाउंड तो वो कैसा दिखाई देगा? अगर रेड एब्जॉर्ब करता है तो जो आपको अपोजिट साइड में रेडिएशन दिखाई दे रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ये अगर एब्जॉर्ब करेगा ब्लू, अगर कोई कंपाउंड ब्लू रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो कैसा दिखाई देगा? ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लू। दैट इज वाइस वर्सा। और रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन तभी एब्जॉर्ब होगा जब कंपाउंड के पास क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गॉट इट माय पॉइंट? अब इधर आ जाओ, इस कंपाउंड में देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो निकल का 4 into -1। क्यों आया -1 है? तो Cn कैसा चार्ज होता है? माइनस, इक्वल टू -2। लो, यहाँ पर भी निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया? 2। यहाँ पर भी क्या था? 2। यहाँ पर भी निकल किस फॉर्म में है? अरे यहाँ निकल का चार्ज कितना है? यहाँ भी कितना है? तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? आर्गन 18, 4s0 88। अरे यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 अनपेयर्ड, तो इसमें भी क्या होंगे? 2 अनपेयर्ड होंगे। अरे होंगे, तो फिर इसको भी तो क्या होना चाहिए था? इसको तो ग्रीन होना चाहिए था। जब इसमें 2 अनपेयर्ड तो इसमें भी 2 अनपेयर्ड होंगे। D8 का मतलब 2 अनपेयर्ड होंगे, तो ये भी तो ग्रीन होना चाहिए था। लेकिन इस डॉट इसको क्या बोल दिया? कौन बता रहा है? कौन समझा रहा है इस बात को? कोई भी समझा रहा है? अरे मूर्खों, कैसा लिगेंड होता है Cn? कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है।
इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की क्या टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन की क्या कर देता है, पेयरिंग। तो भाई साहब जो दो इलेक्ट्रॉन तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जब निकल है, ठीक है, निकल के साथ ये स्थिति है, लेकिन जैसे ही कौन इसके पास आएगा, इसके पास कौन आएंगे, Cn, इसके पास Cn आएंगे। जैसे ही Cn निकल के पास आएंगे, इस ये निकल के दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे सर जी, पेयर्ड हो जाएंगे। यहाँ पर क्यों नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड कौन है, वाटर। कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाता, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, इधर बोल दो, इन द प्रेजेंस ऑफ Cn नेगेटिव। अब बताओ कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई नहीं। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और आप इसके ऊपर क्या डालोगे, विबग्योर, तो विबग्योर का कोई भी रेडिएशन ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि विबग्योर के 7 रेडिएशंस केवल किन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर पेयर्ड हो जाए तो उसको एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो विबग्योर के किसी भी रेडिएशन के पास नहीं होगी। तो आप इसके ऊपर डालोगे विबग्योर, और विबग्योर में से कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं होगा, और जब कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं होता है तो वो कंपाउंड कैसा दिखाई देता है, कलरलेस। कलरलेस होता है व्हाइट। आगे समझो। तो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी चीज को लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ज्यादा डायग्राम बना लीजिए, बनाइए। अगर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टेट्राहेड्रल हुआ, अगर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा हुआ, ये पहले पढ़ा रखे ना आपको, पहले टेट्राहेड्रल हुआ तो उसके जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के, जिनमें से 3 को हम क्या कहते हैं, T2G, और 2 को क्या कहते हैं, EG। इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, पहले 5 की एनर्जी बराबर होगी, लिगेंड आया, लिगेंड के आने से जैसे कंपाउंड हो गया Cu NH4 और 2+, सपोज एक कंपाउंड है, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4, अरे है 4, तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, तो कंपाउंड टेट्राहेड्रल हो जाएगा। कॉपर के 5 जो डी ऑर्बिटल होंगे, इनकी एनर्जी पहले बराबर होगी, लेकिन जब लिगेंड किसके पास पहुंचेगा, कॉपर के पास, इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसके 5 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ गई एवरेज, लेकिन ज्यादा किसकी बढ़ती है, T2G की। रीजन के साथ समझा रखा आपको कि T2G की एनर्जी टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में ज्यादा क्यों बढ़ जाती है, एनर्जी ज्यादा हो गई, Eg की क्या रह गई, कम। ये गैप क्या कहलाता है, फिर 2 डी ऑर्बिटल्स के बीच में गैप बन गया, T2G की एनर्जी ज्यादा हो गई, Eg की एनर्जी कम रह गई, क्या कहलाता है, CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा T से, और ये पूरा फिनोमेना क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। बढ़ाने का टॉपिक अब चलिए। ऊपर क्या होता है, अगर कंपाउंड कैसा हुआ, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल हुआ तो स्प्लिटिंग का वे क्या होता है, अपोजिट होता है। तो कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल ले लिया, सपोज हमने ले लिया Fe H2O6 और यहाँ ले लिया 3+। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर जब होगा तो कंपाउंड कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। और स्प्लिटिंग कैसे होगी इस बार, Eg ऊपर T2G, इसका जस्ट क्या होता है, ऑपोजिट। पहला। सेकंड थिंग, गैप क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड्स कितने हैं, 4, यहाँ लिगेंड कितने होते हैं, 6, जितने ज्यादा लिगेंड उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग। ये गैप क्या कहलाता है सर, ये भी CFSC कहलाता है, लेकिन इस बार इसको कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा O से डिनोट करते हैं, यस एंड नो। बताओ डेल्टा T या डेल्टा O में क्या रिलेशन है, ये जो स्प्लिटिंग हुई है और ये जो स्प्लिटिंग हुई है में क्या रिलेशन है, क्या बताया था आपको, क्या रिलेशन बताओ, डेल्टा T is 4/9 of ये क्वेश्चन पी बाई क्यों पूछा गया है आपके पास, मैंने क्वेश्चन भी करा कर दिया आपको कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स के अंदर स्प्लिटिंग और ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के अंदर स्प्लिटिंग होती है, उनमें क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन।
आगे समझ में। अब क्वेश्चन ये है आपके पास कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स है या 4 इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज टोटल कंपाउंड्स की बात करता हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, आई हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन T2 and Eg ऑर्बिटल्स, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है और मुझे ये 4 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। करा था ना ऐसा क्वेश्चन? करा था नहीं करा था? अरे करा था नहीं करा था? इन 4 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे बताओ? 4 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे बताओ? हमेशा पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम हो, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ जाएगा, तीसरा कहाँ जाएगा? तीसरा कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा या नीचे पेयरिंग करेगा? बोलो। कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन बताओ? नीचे पेयर करूं या ऊपर ले जाऊं? दो चीजें होती है भैया, एक होती है CFSC जैसे डेल्टा T है, और एक क्या होगा? पेयरिंग एनर्जी। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को जोड़े में रखने में एनर्जी लगता है, उसको क्या कहते हैं? पेयरिंग एनर्जी। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इन दोनों को साथ में रखने में एनर्जी लगता है, उसको कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। अब डेल्टा T और पेयरिंग एनर्जी में देखना होगा कौन बड़ा है। अगर कौन बड़ा हुआ? पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी अगर बढ़ी हुई तो क्या होगा बताओ? हाँ, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी क्या है? ज़्यादा है, तो पेयरिंग करना प्रेफर नहीं करेगा। डेल्टा T कम है, ये गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तो अगर ये वाला केस है, अगर ऐसा केस है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर, फिर चौथा भी ऊपर, यानी कि इस केस में आपकी कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी? अगर ये वाला केस हो क्या हो जाएगी? Eg2 T2G2। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि उल्टा हो, मतलब ये डेल्टा T क्या हो? ज्यादा हो, पेयरिंग एनर्जी कम हो, तो फिर क्या हो जाएगा बताओ? फिर पहला इलेक्ट्रॉन नीचे, दूसरा नीचे, तीसरा नीचे क्या कर लेगा? पेयरिंग, चौथा भी नीचे क्या कर लेगा? क्यों? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी क्या है? कम है। तो क्या कॉन्फिगरेशन रहेगी इस पर? Eg4 T2G0। ऐसा सिखाया था आपको मैंने। अब जो ऊपर वाला कंपाउंड है जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये देखो, ये वाला पहले वाला, ये कहलाएगा हाई स्पिन। क्या कहलाएगा? तो इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा अनपेयर्ड उतना ज्यादा हाई स्पिन, ये हाई स्पिन। और नीचे वाला जिसमें क्या कर दिया तुमने? इलेक्ट्रॉन की क्या करवा दी? ये क्या है? लो स्पिन। ये है लो स्पिन, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। स्पिन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन क्या हो? अनपेयर्ड। तो क्वेश्चन ये है, इतनी सारी चीज जब आपको पता होगी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपको पता होगा, तब आप बोर्ड का क्वेश्चन कर पाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स यूजुअली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। लो स्पिन या हाई स्पिन है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और ये क्या है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स यूजुअली कैसे होते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। वाई? लो स्पिन नहीं होते, यूजुअली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स आपको यूजुअली कैसे मिलेंगे? हाई स्पिन। ऐसा क्यों होगा? दिस इज द क्वेश्चन। व्हाई टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स आर यूजुअली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस? वो इसलिए, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि यूजुअली टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में ये गैप क्या रहता है? कम रहता है। ये गैप कम रहता है, यूजुअली कम रहता है, और पेयरिंग एनर्जी क्या रहती है? तो ये गैप कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का जंप कर जाता है ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो कौन सी कॉन्फिगरेशन बनेगी? पहली वाली, 2 इसमें 2 ऊपर, हाई स्पिन। ये रीजन क्या सीखा? यूजुअली टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में क्या रहता है? CFSC क्या रहती है? कम रहती है। डेल्टा T कम रहता है पेयरिंग एनर्जी से। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में पेयर करने के बजाय क्या करना चाहता है? ऊपर जाना चाहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा अनपेयर्ड रहते हैं और कंपाउंड आपका हाई स्पिन होता है। ठीक हो गया? लिखिए क्वेश्चन। आपको याद रखना है कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जनरली बनाते हैं, लो स्पिन बहुत कम बनाते हैं, हाई स्पिन बनाते हैं। ठीक हो गया? ऐसे अगला क्वेश्चन जो तुम्हें ध्यान रखना है वो ये है कि यार निकल का जो है, निकल +2, अगर निकल +2
कोई ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाता है, क्या बनाता है? ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाता है, ठीक है। जैसे ये ले लो यहाँ NiH2O6 2+, ये निकल का ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है। कैसे ले लो? NiCl6 पावर 4 नेगेटिव, ये भी ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है। अब मुझे ये बताइए, अगर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड होता है तो कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है? बताओ। sp3d2, या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो सकती है, या तो क्या हो सकती है? d2sp3 हो सकती है। अरे बोलो, क्या हो सकती है? sp3d2 हो सकती है, या तो क्या हो सकती है? d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। अगर d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो जनरली ऐसे कंपाउंड को कहते हैं लो स्पिन। क्या कहते हैं? लो स्पिन। और अगर ये होती है इसको कहते हैं हाई स्पिन। हाई स्पिन। तो निकल कभी भी Ni2+ ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड Ni2+ का कभी भी लो स्पिन कंपाउंड नहीं होता, कभी नहीं होता। हमेशा क्या होता है? हाई स्पिन ही होता है। ये पूछेगा क्यों? निकल कभी भी ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड क्या नहीं बनाता? लो स्पिन का नहीं बनाता। यानी कि निकल के किसी भी कंपाउंड में अगर वो ऑक्टाहेड्रल है, कभी भी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती? d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कभी नहीं हो सकती। हमेशा कौन सी होगी? sp3d2 ही होगी। ऐसा क्यों? ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे होगा। निकल चेक करो, दो कंपाउंड दिए मैंने आपको, दोनों में फर्क क्या है? दो किसके कंपाउंड? निकल के। दोनों में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में +2 आएगा, निकाल के देखो। दोनों में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा। दोनों कंपाउंड निकल के हैं। फर्क क्या है? इसमें लिगेंड कैसा है? इसमें कैसा है? तो क्या सर उससे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। निकल में फर्क नहीं पड़ेगा। समझो क्यों नहीं पड़ेगा। निकल की कॉन्फ़िगरेशन क्या बताई? ये सारे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आर्गन 18 4s2 3d 28 इज एटॉमिक नंबर ऑफ निकल। निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। Ni2+ की क्या होगी? 4s0, ठीक है। अरे बोलो, अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन? डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो क्लियर? अगर वाटर क्या हो? लिगेंड हो। वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? अनपेयर्ड ही रहेंगे, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर अगर Cn हो, Cn नेगेटिव हो, तो कैसा लिगेंड है Cn? हाँ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बहुत बढ़िया। D8 निकल है, अगर वाटर है तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ निकल। निकल के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर Cn नेगेटिव है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि सर आपने ये बताया था कि पेयरिंग कर देना स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक बात और बताई थी कि अगर कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल हो और पेयरिंग करवाने से कितने डी खाली मिलने चाहिए? 2 डी ऑर्बिटल खाली मिलने चाहिए। 2 डी ऑर्बिटल खाली मिलने चाहिए। और जब 2 डी ऑर्बिटल खाली मिलेंगे तभी तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगी? आपको पता होना चाहिए d2sp3 जो है ये सारे ऑर्बिटल खाली है। कितने डी खाली चाहिए? कितना एस खाली चाहिए? और 3 पी खाली चाहिए। अगर पढ़ा है आपने 3 पी खाली। क्या निकल में कभी भी 2 डी ऑर्बिटल खाली हो पाएंगे? अगर आप कहो सर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कर दो, लो कर दी सर, लो पेयरिंग कर दी आपने, लेकिन तब भी कितना डी खाली हुआ? तो क्या सीखा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करता है, लेकिन पहले भी सिखाया था, लेकिन अगर पेयरिंग करने से 2 डी ऑर्बिटल खाली ना मिले, 2 डी ऑर्बिटल खाली, तो पेयरिंग नहीं होगी। तो क्या निकल में कभी पेयरिंग होगी? कभी नहीं होगी। चाहे लिगेंड आपका वीक हो, चाहे लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग हो, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पेयरिंग करवाने के बाद
निकल में आपको 2 d ऑर्बिटल खाली नहीं मिलेंगे। तो कभी क्या निकल में D2sp रिएक्शन हो सकती है? नहीं सर। निकल जो d ऑर्बिटल उसको चाहिए होंगे वो कहां से लेगा? आगे से। ये कौन सा d है बताओ? ये कौन सा d है? 3d। 3d के बाद 3d है। 3d के बाद क्या आएगा? 4s आएगा। 4s के बाद क्या आएगा? 4p आएगा। 4p के बाद क्या आएगा? 4d। हमें कितने डब्बे खाली चाहिए होंगे? हमें कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए? 6। तो ये कौन सा वाला निकल यूज करेगा? ये 4s है, ये क्या है? 4p और ये क्या है? 4d। तो ये वाला d यूज नहीं कर सकता। ये वाला अगर d यूज करता तो कौन सी कंडीशन होती? अगर ये वाला d यूज कर रहा है sp3d2, ये वाला d क्यों यूज कर सकता? तो किसको वेरी करवाने पर भी d खाली। तो ये इसका आंसर है। तो वैसे ही बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि निकल कभी भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता, यानी कि निकल कभी भी क्या नहीं बनाता? लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड नहीं बनाता। हमेशा क्या बनाता है निकल? हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, ये इसका आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है आउट ऑफ K3 FeCl6 and K4 FeCl6, which one is more stable? इन दोनों कंपाउंड्स में ज्यादा स्टेबल कौन है? ठीक है, दोनों ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कहता है दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ये चेक करना कि दोनों कंपाउंड्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आता है प्लस में, वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि प्लस ज्यादा होने का मतलब, अगर इसके ऊपर प्लस ज्यादा है तो ये लिगेंड्स, जो लिगेंड्स होते हैं उनको ज्यादा खींचेगा, मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा कम होगा, जब इसके ऊपर ज्यादा प्लस होगा। आई मीन टू से जितना ज्यादा प्लस चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर, उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी। तो चेक करते हैं दोनों कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, पोटेशियम इज अ एल्कली मेटल, और एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 1 लिया जाता है। ठीक है बच्चों, आयरन का एक्स मान लो, इसका 6 इंटू -1 इक्वल टू 0, कितना आया बेटे? +3, यानी कि -5 आएगा नहीं बेटे, यानी कि जो इस पहले कंपाउंड में Fe है ना, उसके ऊपर कितना चार्ज है? +3। इधर आ जाओ, सेकंड कंपाउंड 4 इंटू 1, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, आयरन का x, Cl का -1 इक्वल टू 1 चार्ज नहीं है, कितना आया? यानी कि सेकंड वाले में आयरन के ऊपर कितना चार्ज है? Fe2+। बताइए कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा? पहले वाला। कौन सा होगा? This one is more stable because in this compound iron is in higher oxidation state. Higher the oxidation state, more will be the stability. आया समझ में? अरे आया समझ में? चलो करो बेटा। क्वेश्चन क्या है? इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? तो आपका पहला अप्रोच क्या होगा? आप सबका क्या निकालोगे? निकालिए, और आप देखेंगे कि सब में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगा, सब में 3 आएगा, चेक कर लो। पहले वाले में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगा, सेकंड वाले में भी 3 आएगा, सेकंड में भी 3 आएगा, थर्ड में भी 3 आएगा। कैसे? C2O4 बताओ क्या होता है? व्हाट इज C2O4? ऑक्सलेटो। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसका? -2 इक्वल टू -3 सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 3 लास्ट x 6 इंटू -1 इक्वल टू -3 x इक्वल टू +3। ये तो फर्स्ट वाली बात हो गई।
सारे के सारे कंपाउंड्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया? सेम आया। अब कैसे डिसाइड करें भैया स्टेबिलिटी को? बताओ लिगेंड से। हाँ बताओ लिगेंड से कैसे? सही बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट से तो डिसाइड नहीं होगा क्योंकि सारे प्लस में आ गए तो यार अब क्या करें? हाँ बाइडेंटेड लिगेंड है तो यस, वाटर इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड मतलब जो एक लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक वाटर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अमोनिया भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टोटल 6 बनेंगे क्योंकि 6 वाटर है तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन एक वाटर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड, सारे हाइड्रोजन मोनोडेंटेड, अमोनिया मोनोडेंटेड, वाटर मोनोडेंटेड। लेकिन ये क्या होता है सर? बाइडेंटेड। ये क्या होता है? बाइडेंटेड। और बाइडेंटेड लिगेंड बनाता है चिलेट। अगर आपको याद है चिलेट क्या हुआ सर? चिलेट क्या होता है? किसी को मैं बना के दिखाऊं, ध्यान देना। ये Fe है और टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनेंगे? 6। अरे भैया C2O4 जो होता है बाइडेंटेड लिगेंड है, एक C2O4 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है C2O4 -2 को शॉर्ट में ऑक्स -2 लिखते हैं, ऑक्सलेटो। अरे आया, समझो मेरी बात को। ये बनाया और तो हमने बनाया ऑक्स, तो ऑक्स ने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, एक ये बनाया एक ये बना दिया। ऑक्स ने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाया और एक ये बना दिया। ऑक्स ने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाया, एक ये बना दिया। ये हमारे 3 ऑक्स ने 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए। अब बताओ क्या ये कंपाउंड साइक्लिक बन रहा है नहीं बन रहा है? साइक्लिक समझ रहे हो? क्लोज। और जब स्ट्रक्चर जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बना ले तो ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं? चिलेट। अरे क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। याद है कि नहीं याद है? बिल्कुल याद नहीं। क्या कहते हैं? चिलेटिंग लिगेंड। कब होता है लिगेंड चिलेटिंग? जब वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद कैसा स्ट्रक्चर बना ले? साइक्लिक। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड होने की वजह से ये चिलेटिंग लिगेंड भी है। मोनोडेंटेड लिगेंड कभी चिलेट नहीं बनाते क्योंकि वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते तो उनका साइक्लिक स्ट्रक्चर कभी नहीं बन सकता। साइक्लिक स्ट्रक्चर होने के लिए आपको लिगेंड को बाइडेंटेड या उससे ज्यादा डेंटेड होना पड़ेगा। उसके बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी 2 या 2 से ज्यादा होनी पड़ेगी। और चिलेटिंग लिगेंड हमेशा क्या करते हैं? ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं नॉन चिलेटिक लिगेंड की तुलना में। इसको चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। ये भी नोट्स में करवा रखा है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। व्हाट इज चिलेट इफेक्ट? चिलेट इफेक्ट क्या हुआ? तो आंसर क्या था? चिलेट इफेक्ट क्या हुआ? चिलेटिक लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस एज कंपेयर टू नॉन चिलेटिक लिगेंड। तो इन्होंने बिल्कुल सही चीज को पकड़ा कि ये सारे मोनोडेंटेड है ये, और ये बाइडेंटेड है। ये बाइडेंटेड लिगेंड है और बाइडेंटेड लिगेंड तो पक्का ही चिलेटिक लिगेंड भी होगा। और अगर चिलेटिक लिगेंड है तो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसलिए इसका आंसर आ गया। तो दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है 3 कॉम्प्लेक्स है। आपको बताना है सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा? सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा? ठीक है, तो ऑप्शन है Cr H2O6 3 प्लस Fe H2O6 2 प्लस and zinc H2O6 2 प्लस। आपको बताना है सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलता है सर? बिल्कुल, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपका इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, बताओ क्या फॉर्मूला होता है म्यू का? सर अंडर रूट n+2। बढ़िया, यूनिट होती है मोर मैग्नेट ऑफ। व्हाट इज n? व्हाट इज n? n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये 3 कंपाउंड दे रखे हैं,
तीनों में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, पता लगाओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। निकालो। क्रोमियम का काफी नंबर होता है 24, पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। आयरन का 26 और जिंक का होता है 30। पहले पता करें क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना है, Fe के ऊपर चार्ज कितना है, Zn के ऊपर चार्ज कितना है, उसके हिसाब से फिर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता लगाओ। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +3, बिल्कुल। X 6 into 0 न्यूट्रलिकेट होता है वाटर, X 6 into 0 इक्वल टू +3, तो क्रोमियम +3 आएगा, सही बात है। यहाँ पे Fe +2, जिंक +2, सही बात है। अब Cr3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 18 होता है, क्रोमियम का होता है 4s1 3d5। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr, पढ़ा है। 4s2 3d4 होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके डी में चला जाता है टू मेक इट हाफ फिल्ड। क्रोमियम का याद है ना, ये Cr का है, तो Cr3+ का क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लो। कैसे, एक s से, 2 और चाहिए, कहाँ से, d से। तो सर Cr3+ का कॉन्फ़िगरेशन है d3, तो d3 का मतलब हो गया 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए इसका निकालते हैं। आर्गन 18, 4s2 3d6, ये तो Fe का है, Fe2+ का 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 4s0 3d6, d6 में 6 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड कितने, 4, d6 में, इसमें तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ के 3 अनपेयर्ड 1 2 3, और यहाँ के d6, यहाँ के d6 1 2 3 4 5 6, तो अनपेयर्ड होगा 4। अब जिंक में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन 18, 4s2 3d10, और Zn2+ का क्या होगा, 4s0 3d10। बी में कितने इलेक्ट्रॉन, 10, 10 का मतलब क्या हुआ यार, एक भी क्या नहीं है, यस। तो आई कैन सी एंड यू कैन आल्सो सी कि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं भाई, किस में आ रहे हैं, इसमें 3 अनपेयर्ड है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा, इसका ज्यादा होगा, और इसका तो 0 होगा, इसका 0 होगा। क्यों 0 होगा, इसमें N 0 है, तो राइट ऑप्शन इज दिस। इजी क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, एमसीक्यू बन सकता है। पहले क्वेश्चन समझिएगा, आपने इन सारे कंपाउंड्स पे रेडिएशन डाला, सारे कंपाउंड्स में आपको निकल दिख रहा है, ठीक है, लेकिन सब में आपको लिगेंड्स क्या दिख रहे हैं, अलग अलग, लिगेंड्स अलग अलग है। तो भाई ये कंपाउंड अलग अलग रेडिएशन क्या करेंगे, एब्जॉर्ब। आपने विक्योर डाला, इनमें से कोई ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा, कोई रेड करेगा, कोई येलो करेगा। आपको किस ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ एब्जॉर्ब। कौन सबसे कम वेवलेंथ वाला रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा उसको पहले लिखना पड़ेगा, बाद वाला ज्यादा वाला कौन है, फिर सबसे बड़ा वेवलेंथ कौन एब्जॉर्ब करेगा। बोलो क्लियर है, ठीक है, बोलो। क्वेश्चन से क्या आया, तीनों पे क्या डाला, रेडिएशन, तीनों ने क्या करना है, अलग अलग रेडिएशन एब्जॉर्ब करने हैं। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है कि कौन सबसे कम वेवलेंथ वाला रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, कौन सबसे ज्यादा। सिंपल। ये बताइए एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ एनी पर्टिकुलर रेडिएशन, hc/λ। बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं है सर। यानी कि एनर्जी और लैम्डा में क्या रिलेशन है, इनवर्सली। जो रेडिएशन कम वेवलेंथ का होता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है। बोलो क्लियर। अब जरा चेक करेंगे
from spectrochemical series. याद है spectrochemical series क्या थी? क्या थी बताओ? हमने लिगेंड्स को क्या किया था? अरेंज किया था. जो कमजोर लिगेंड था उसको पहले लिखा था, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड था उसको बाद में, वीक लिगेंड को पहले लिखा था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड को बाद में लिखा था, और ऐसे करके क्या बन गई थी? सीरीज. उसको हमने क्या नाम दिया था? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसका मैंने निमोनिक भी आपको बताया था. आई बाहर सभी क्लास से फरार, ओएच ऑक्सीलेटो पानी सुनो, उड़ता हुआ अमोनिया इन नाइट्रो कोलंबो कनाडा में मिला. ऐसे मैंने पूरा निमोनिक आपको सिखाया. यस एंड नो? अरे जोर से बोलो. अब वहां से ही क्वेश्चन आया, इसमें कौन सा लिगेंड है? NO2 नेगेटिव. इसमें कौन है? NH3. इसमें कौन है? H2. तो भाई साहब इनको अरेंज करना पड़ेगा. सबसे कमजोर लिगेंड कौन है? बताओ जरा. हाँ, वेरी गुड, H2. फिर कौन आएगा? पक्का? NH3. अच्छा, ठीक. फिर बहुत बढ़िया, यही है. फ्रॉम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये लिगेंड की स्ट्रेंथ है. ये लिगेंड की स्ट्रेंथ है बेटा. सबसे वीक लिगेंड ये है, फिर ये. अच्छा, वीक लिगेंड वाला कंपाउंड ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करता है या कम? वीक लिगेंड वाला कंपाउंड ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा या कम? अरे भैया, वीक लिगेंड होगा. क्या होता है वीक लिगेंड का डेफिनेशन? सब कुछ बिल्कुल तुम तो गुड़ गोबर हो भाई, बिल्कुल जीरो कर देते हो यार. मेरी पूरी मेहनत में पानी फेर दिया. अरे वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का परिभाषा क्या है? यस, जो स्प्लिटिंग क्या करवाता है? कम. जो गैप कम क्रिएट करवाता है, दो T2G और EG ऑर्बिटल्स में जो गैप कम क्रिएट करवाता है उसको क्या कहते हैं? वीक. और जो ज्यादा क्रिएट कराता है CFS, वो क्या होता है? तो भाई वीक लिगेंड कम गैप क्रिएट करेगा. लिगेंड्स EG और T2G के बीच में जो गैप होगा वो कम बनेगा. तो ये एनर्जी भी क्या करेगा? कम एब्सॉर्ब करेगा. पढ़ लो थोड़ा सा यार. हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुझे टॉपिक छेड़ा ही नहीं कभी. ऐसा लग रहा है तुम्हें देख के? तुम्हें शक्ल देख के ऐसा लग रहा है? तो वीक लिगेंड वाला कंपाउंड कम एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा. तो अगर मैं इसको एनर्जी अब्सॉर्ब की उसमें लिखूं, एनर्जी अब्सॉर्ब, तो सबसे कम एनर्जी कौन अब्सॉर्ब करेगा? ये. वो जो लास्ट में कंपाउंड है तो सबसे कम एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा. सबसे कम एनर्जी वाला रेडिएशन वो अब्सॉर्ब करेगा क्योंकि उसमें लिगेंड वीक है. ये फिर ज्यादा एनर्जी वाला रेडिएशन अब्सॉर्ब करेगा सेकंड वाला. और सबसे ज्यादा एनर्जी कौन अब्सॉर्ब करेगा? ये वाला कंपाउंड सबसे ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा क्योंकि सर इसमें लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग. लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? वेवलेंथ. हमसे एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है? तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या है? अरे है कि नहीं है? तो सिंस E is inversely proportional to लैम्डा, एनर्जी और लैम्डा का उल्टा रिलेशन है, तो वेवलेंथ एब्सॉर्ब्ड, जो वेवलेंथ एब्सॉर्ब्ड ऑर्डर होगा ये सबसे ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है. इसका मतलब ये सबसे कम वेवलेंथ वाला रेडिएशन होगा, तो ये सबसे पहले आएगा. सबसे कम एनर्जी वाला रेडिएशन ये लास्ट वाला कंपाउंड एब्सॉर्ब करेगा क्योंकि इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसका वेवलेंथ छोटा होगा. फिर ये आएगा और सबसे लास्ट में कौन आएगा? अरे क्या समझ में आया? तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कहां से कहां ले गया कॉन्सेप्ट को. ये क्वेश्चन कौन सा बच्चा कर पाएगा? जिसको ये मालूम हो कि जो तीन लिगेंड है ये स्ट्रेंथ वाइज कौन पहले है, कौन बाद में, कौन और बाद में, यानी कि जिसका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मालूम हो. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. तो सबसे कमजोर लिगेंड इनमें पानी है, उसके बाद अमोनिया है, और सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड इनमें NO2 नेगेटिव है. जितना लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है वो उतना ज्यादा क्रिस्टल फिल्म स्प्लिटिंग करवाता है. डेफिनेशन ही ये है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कि वो लिगेंड जो गैप क्या करवाए, T2G और EG और IC की जब स्प्लिटिंग हो जाती है तो जो गैप क्या करवाता है, ज्यादा क्रिएट करवाता है. वो कैसा लिगेंड? स्ट्रॉन्ग. और जब ज्यादा गैप क्रिएट होगा तो उस कंपाउंड को एनर्जी भी क्या चाहिए होगा? ज्यादा. तो
तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसको चाहिए, सबसे कम एनर्जी इसको चाहिए। लेकिन हमें एनर्जी नहीं पूछा था, हमें क्या पूछा था? वेवलेंथ पूछा था। तो एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? उल्टा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन।